नमस्कार सूर्या। नमस्कार मैम। 2-3 मिनट्स वेट कर लेते हैं। और कोई आता है तो ओके ठीक है। मैम। 35 पे स्टार्ट करते हैं। हेलो सूर्या। हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ फिर स्टार्ट। हाँ 35 हो गया, मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। ओके। ओके मैम। कल हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। डिस्टिलेशन के बारे में बताओ, क्या पढ़े थे हम लोग? मैम लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व सॉलिड। फिर से बोलो। मैम लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व सॉलिड्स। नहीं नहीं, डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे? मैम डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ evaporation followed by condensation. This method is used to वो तो separate. अलग हो गया। बस नहीं, बस फॉलोड बाय कंडेंसेशन, वहीं तक है ना? वो शॉर्ट डेफिनेशन है। डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशन है। उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब आप लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज हीटेड अंटिल द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेस। ये लिखना है। ये चीज लिखवा दें। ये कल नहीं लिखवाए थे ना? Yes, ma'am. तो चलो ठीक है, ये भी लिख लो। इन दिस प्रोसेस। किसने ज्वाइन किया? विष्णु प्रिया। रश्मि। आप लोग लेट कैसे हैं भाई?
विष्णु प्रिया एंड रश्मि, यस मैम। आप लोग लेट कैसे हैं? मैम वो थोड़ा ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, ऐसा कोई मैसेज तो नहीं डाला आपने? टाइम से आया करो, ठीक है। ओके मैम। तो डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग लिख रहे थे उस समय। डिस्टिलेशन ये इसका प्रोसेस लिख रहे हैं, डेफिनेशन नहीं है ये। डेफिनेशन कल दी थी मैंने, है ना। इन दिस प्रोसेस mixture is heated until the लिक्विड विथ लोअर, कल बताया था ना कि ये टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। और यस इसमें, मैम। हाँ, और इसमें कंडीशन ये होती है कि जो दोनों मिसिबल लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए, तभी डिस्टिलेशन मेथड सक्सेसफुल होता है। ठीक है। तो जब हम उस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स पहले बनेंगी, और फिर उस वेपर को हम लोग कंडेंसर में पास करके कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको सेपरेट वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग अभी नोट कर रहे हैं। In this process, mixture is heated until the liquid with lower boiling point vaporizes first. Then vapor is passed through a condenser. कंडेंसर में क्या होता है, वेपर वो कूल हो जाती है, वेयर it cooled and condensed as pure liquid. और अब इस प्योर लिक्विड को हम सेपरेट वेसल में कलेक्ट कर लेंगे, और जो दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाता है, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं पहुंचता है। ठीक है। प्योर लिक्विड is collected in separate vessel while solid, या जो दूसरा वाला लिक्विड है, सॉलिड और अदर लिक्विड remains in the distillation flask.
इस तरह से दोनों लिक्विड या अगर सॉलिड डिसॉल्व है, दोनों कंडीशन में ये काम करेगा, दोनों सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अगर इसका फ्लो चार्ट हमको बनाना हो डिस्टिलेशन प्रोसेस का, तो फ्लो चार्ट बनेगा हमारा ऐसे। ये मिक्सचर है। मैम हाँ एक्सक्यूज मी बोलो मैम, बोलो ये बोलो। डिस्टिलेशन के बाद लास्ट लाइन में क्या लिखी है? फ्लास्क। फ्लास्क, ओके मैम। ये फ्लो चार्ट है डिस्टिलेशन का, फ्लो चार्ट ऑफ डिस्टिलेशन। इसमें जो है फ्लो चार्ट में मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, इसकी वेपर बन जाएगी। किसकी वेपर बनेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर इसको कंडेंसर में पास करके इसको कूल करेंगे। फिर क्या होगा, वो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये लिक्विड जो बनेगा प्योर लिक्विड होगा हमारा। ठीक है, इस प्योर लिक्विड को हम लोग और डिस्टिलेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, एवापोरेशन। और जो सेकेंड स्टेप है ये, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो ये फ्लो चार्ट से हम डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कल मैंने ये बताया था क्या कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है अल्कोहल वाटर को सेपरेट करने में, या फ्रेगनेंस का, ये चीज बताई थी एप्लीकेशन इसका? नहीं बताया था? एप्लीकेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है, दोनों दो मिसिबल लिक्विड को अलग करने में यूज, जैसे हमने बताया कि ये प्रोसेस यूज होता है। तो एग्जांपल है जैसे कि इन द सेपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वाटर, वाटर का हमको बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, 100 होता है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। तो अगर कहीं मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, तो इन दोनों को हम बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, दूसरा इसका यूज हो सकता है कि फ्लावर्स जो होते हैं उनसे
तो उनकी फ्रेगनेंस एक्सट्रैक्ट करके और उससे परफ्यूम बनाने में यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेगनेंस फ्रॉम flowers to make perfume। तो ये इसका यूज हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस का। अब अगर ऐसा मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स का जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का डिफरेंस है, तो ऐसे केस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी डिस्टिलेशन जैसा ही प्रोसेस है, बस इसमें जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है और कंडेंसर है, दोनों के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन this method is used to separate a mixture of two or more miscible liquids having इनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है। हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमने बताया जैसे कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ऐड कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग column is fitted in between the distillation flask and condenser। तो कल हम लोग ने जो फिगर बनाया था उसमें बनाया था ना कि यहाँ पे था जैसे ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, यही डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और इसी में हमने मिक्सचर लिया, इसी के ऊपर जो कॉर्क लगेगा इसी में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को फिट करते हैं। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ये एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है और इसमें
एक मिनट, इसमें ग्लास बीड्स भरी होती है। जो ग्लास बीड्स होती हैं वो हमको सरफेस प्रोवाइड करती है कि जब नीचे से वेपर बन ऊपर जाती है तो वो वेपर जो होती है ग्लास बीड्स से जब टच में आती है तो वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर वापस लिक्विड में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ग्लास बीड्स उसको एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं फॉर कूलिंग। इस पे ड्राइंग अच्छे से बन नहीं पाती है, स्लिप करता है। ये हमारा कंडेंसर है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, और यहाँ से जो ड्रॉप गिरेगी उसको हम कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब पुराने वाले कल वाले फिगर में और इसमें दोनों में क्या फर्क हुआ, इसमें हम लोगों ने ये क्लैंप है, ठीक है, ये क्लैंप है। इसमें बीच में हमने यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना दिया, ऐड कर दिया है, जो कल वाले में नहीं था। ठीक है ना। अब इस ये फिगर हो गया हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब यहाँ पर हमने मिक्सचर को गर्म किया डिस्टिलेशन फ्लास्क में, तब क्या होगा कि वेपर बनेगी और पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगी। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब ये ग्लास बीड के टच में आएगी तो कुछ वेपर वापस ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके वापस लिक्विड बन के डिस्टिलेशन फ्लास्क में वापस आ जाएगी। तो इसमें जो क्या होगा, रिपीटेड वेपराइजेशन भी हो रहा है और यहीं पे ठंडी होके नीचे भी वापस आ जा रही है। तो इसमें होता क्या है कि जो थोड़ा सा भी डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, वो यहाँ वर्क करता है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वो लिक्विड में पहले कन्वर्ट होकर के नीचे चला आएगा वापस, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर बन के यहाँ से ऊपर से इधर चला जाएगा और यहाँ लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। तो ये रिपीटेड प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है। तो इसकी वजह से तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड हैं वो पहले डिस्टिलेट हो जाते हैं और जो ज्यादा वाले होते हैं वो बाद में आते हैं। तो इसमें जो है फिर डिस्टिलेशन कर करके सबको अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का पर्पस सिर्फ यही है कि जो कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड्स के, उसकी वजह से जो थोड़ा सा भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अब चेंज होगा, नीचे की तरफ ज्यादा टेम्परेचर होगा और ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा। तो जैसे ही लिक्विड वेपर ठंडी होगी थोड़ी सी, वैसे ही वो लिक्विड जो है नीचे आ जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो अपना निकल जाएगा ऊपर, ऊपर कम टेम्परेचर में भी वो वेपर में ही रह जाएगा और वो निकल जाता है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है जैसे एयर से हमको मालूम है कि एयर में डिफरेंट गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कई गैसेस होती हैं। अगर एयर की डिफरेंट गैसेस को हमें अलग करना हो तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज होता है। तो फर्स्ट हो गया सूर्या विष्णु प्रिया,
यशी ने छोड़ा है क्लास? नहीं, रश्मि ने छोड़ा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी हो गई फॉर द सेपरेशन of different gases from air। और दूसरी एप्लीकेशन है टू ऑब्टेन वेरियस, जैसे जमीन से जो हम लोग खुदाई में मिलता है वो क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, उसमें से डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं, जिससे हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, गैस मिलती है, एलपीजी गैस जो सिलेंडर में भरी जाती है, और तारकोल मिलता है जिससे सड़क बनती है। ये सारे प्रोडक्ट जो अलग किए जाते हैं क्रूड ऑयल से बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो सेकंड इसका यूजफुल यूज हो गया एप्लीकेशन टू ऑब्टेन वेरियस यूजफुल पेट्रोलियम products from crude oil। यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस, सब चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट गैसेस को एयर से अलग करते हैं। ठीक है, इसका हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस ये हेडिंग है, फ्रॉम एयर। तो सबसे पहले एयर को लेंगे और उसको उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे कंटेनर में, जिस कंटेनर में एयर है उस कंटेनर का। जो अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो हमको मालूम है कि अगर गैसेस का टेम्परेचर कम करो तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर गैसेस बनी हैं, वो मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में, फास्ट मोशन में है, उनका मोशन स्लो होने लगता है। टेम्परेचर कम करने से उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। टेम्परेचर कम होने से जब काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है तो जो उनका मूवमेंट फास्ट था पहले, उनका मूवमेंट अब स्लो होने लगता है। तो ये टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका अब मूवमेंट कम हो रहा है, वो मॉलिक्यूल पास पास आने लगते हैं, अब दूर भागने की उनकी टेंडेंसी कम होने लगती है। तो इससे हमें दो फायदा मिलता है। एक तो उनकी एनर्जी कम हो रही है तो मूवमेंट कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। दूसरा, वो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। और अगर हम कंटिन्यूअस टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं और प्रेशर को इंक्रीज करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे और उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो अब हमको प्रेशर इंक्रीज करने और टेम्परेचर डिक्रीज करने से एयर जो गैस फॉर्म में थी
अब वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड एयर में। तो जब वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई, तो अब लिक्विड एयर भी मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है। अब ये लिक्विड एयर का टेम्परेचर जो है बहुत धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज किया जाता है और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से पास किया जाता है, बहुत स्लो इंक्रीज करके। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से जब पास करते हैं, तो जो थोड़ा भी डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, गैसेस का लिक्विड से अब वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो जो थोड़ा भी डिफरेंस होगा उसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर जाने लगेगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा वो नीचे ही रह जाएगी। तो डिफरेंट गैसेस जो हैं, जो हमारा जो कलेक्टिंग वेसल है उसमें जो है, उसमें ऊपर की तरफ जाने लगेगी, मतलब डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट गैसेस कलेक्ट होने लगेगी। ठीक है। अब डिफरेंट हाइट पे जब डिफरेंट गैसेस कलेक्ट होने लगेगी, तो उनको वहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग। तो इस तरह से सारी गैसेस अलग कर ली जाती हैं। ठीक है। इसको फ्लो चार्ट में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एयर, एयर को टेम्परेचर डिक्रीज किया और प्रेशर इंक्रीज किया ना, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग pressure and decreasing temperature. अब क्या होगा, ये एयर जो थी अब हमको लिक्विड एयर में मिल जाएगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई। अब लिक्विड एयर को धीरे से बहुत स्लोली वार्म करेंगे। ठीक है। और उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है उसको में से पास करेंगे, मीन्स उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है। अलाउ टू warm warm up slowly in fractional distillation column. अब क्या होगा, जो गैस होगी वो सेपरेट होने लगेगी। डिफरेंट हाइट पे गैसेस गेट separated at different heights. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम बता रहे हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -183। ऑर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है -186।
डिग्री सेंटीग्रेड है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब यहाँ पर डिफरेंट हाइट पे हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट्स कलेक्ट होने लगेगी, तो इसमें नाइट्रोजन का जो है देखिए 196 है, तो सबसे पहले इसी की वेपर बनेगी। तो इसकी वेपर जब बनेगी तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट ये इसी की वेपर बनेगी। ठीक है, ये तो सबसे ऊपर नाइट्रोजन रहेगी। इसके बाद 186 ऑर्गन का है, तो ऑर्गन उसके नीचे आ जाएगी, कलेक्ट होने लगेगी। और ऑक्सीजन का 1 - 183 है, तो ये सबसे बाद में वेपर बनाएगी और सबसे नीचे कलेक्ट होगी। तो डिफरेंट हाइट में जब गैसेस कलेक्ट होंगी तो उनको वहां से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट गैसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इसमें जो क्रूड ऑयल होता है जो जमीन से निकलता है, उसको हम लोग फर्नेस में पास करते हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे काम होता है ना। तो इसके लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, फैक्ट्री होती है, वहां होता है सेपरेशन। ये तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे जब काम होता है तो ये क्रूड ऑयल को बड़े बड़े फर्नेस में पास किया जाता है और वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो फर्नेस में इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि जो ऑयल होता है इसकी वेपर्स बन जाती है, इतना तेज हीट करते हैं। फिर जो वो वेपर बनती है क्रूड ऑयल की, उनको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास कर देते हैं। तो वो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो पास करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट, ये तो बहुत, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो रिफाइनरीज में होते हैं काफी लंबे होते हैं, करीब 50 मीटर तक लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इनमें जो होती है ग्लास बीड्स नहीं होती है, बल्कि मेटल की प्लेट्स होती हैं, जिन जो सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर कूलिंग। ठीक है, अब नीचे से ये वेपर्स इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आती है, और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, जैसे क्रूड ऑयल है, एक मिनट, इसको पास किया फर्नेस में। यहाँ से आया क्रूड ऑयल। ठीक है, अब यहाँ से ये निकलेगा, इसको जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास कर देंगे। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, नीचे से यहाँ पर क्रूड ऑयल की वेपर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट मेटल्स की प्लेट लगी होती है। जो सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर कूलिंग। ठीक है, अब इसमें जब क्रूड ऑयल की वेपर्स को फर्नेस से निकल करके, अभी किसने ज्वाइन किया है?
गीता दीदी। हाँ जी दीदी, नमस्कार। नमस्कार दीदी। रश्मि ने बीच में क्लास छोड़ दी है। उसका नेटवर्क इशू ना आ गया हो कहीं। देख तो लीजिए। हाँ, मैं बात कर लूंगी उससे। ओके। तो अभी सूर्या और विष्णु प्रिया ने ज्वाइन किया हुआ है। जी। ठीक है। तो जब ये क्रूड ऑयल की वेपर्स फर्नेस से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाती हैं तो ये वेपर ऊपर जाएंगे, और जो ठंडी होंगी वेपर्स इन मेटल प्लेट से टच में आने के बाद वो वापस नीचे आ जाएंगी। फिर जो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ टेम्परेचर जो है कम होता है और नीचे की तरफ वेरी हॉट टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो जैसे इस ऊपर जा रही है वेपर ठंडी हो रही है, वापस नीचे आ जा रही है। फिर नीचे से गर्म फर्नेस से जो है गर्म वेपर कंटिन्यूस पंप के से जा रही है अंदर, तो नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो फिर वो वापस वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगी। फिर ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ठंडी होगी तो जिन चीजों का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वापस ठंडी होकर नीचे आने लगेंगी। तो इस तरह से जो रिपीटेड प्रोसेस होता है, रिपीटेड एकदम बार बार, उसमें जो होता है ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाली चीजें फिर अलग होने लगती हैं। तो इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एलपीजी गैस का, वो ऊपर से निकलती है। एलपीजी गैस जो गैस सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं, इनको स्टील के सिलेंडर में बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके भर दिया जाता है और फिर उसको पास कर दिया जाता है यूज के लिए। इसके नीचे जो है यहाँ पर पेट्रोल कलेक्ट होता है। पेट्रोल से ज्यादा फिर उसके नीचे यहाँ पर केरोसिन कलेक्ट होता है। केरोसिन के नीचे यहाँ से डीजल कलेक्ट होता है, और डीजल से नीचे यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल कलेक्ट होता है। और इससे भी ज्यादा टेम्परेचर जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बिटमेन का होता है, ये सबसे नीचे यहाँ कलेक्ट होता है। सॉरी। ठीक है। बिटमेन जो होता है ये चारकोल होता है जिससे कि रोड बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। तो इस तरह से जो हमारा क्रूड ऑयल था उसके में जो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वो इस तरह से अलग कर लिए जाते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो टेक्निक है उसका ये बहुत अच्छा यूज है क्रूड ऑयल को, के डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करना और इसको डेली यूज में लेना। ठीक है। तो ये हम लोग का आज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी फिनिश हो गया, डिस्टिलेशन पार्ट। कल हम लोग जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। आप लोग अपनी कॉपी मुझे तुरंत दिखाइए जरा, आपने क्या क्या बनाया है और क्या क्या लिखा है। हम ये व्हाइट बोर्ड बंद कर दें, हो गया ये काम सबका। अपनी अपनी कॉपी शो करिए मुझे, कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करो दोनों लोग। और अपनी अपनी कॉपी दिखाओ कि क्या किया है कॉपी में। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। विष्णु प्रिया का काम तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लास्ट वाला दिखाओ फिगर, लास्ट वाला। हाँ, इसके बाद वाला, ये लास्ट वाला। हाँ, ठीक है। हाँ, गुड। ये प्लेट जो है अंदर तक रहेगी ना, ये बाहर नहीं निकली है, लेफ्ट साइड में जो बाहर निकली है ना। प्लेट फरने उसके अंदर रहेगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। जो साइड में प्लेट नहीं लगी हुई है विष्णु प्रिया, समझ में आ रहा है। ये जो साइड में यस प्लेट्स मैम। लगी, हाँ, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो पूरी अंदर रहेगी, है ना। और अल्टरनेट रहेगी, लेफ्ट की एक रहेगी फिर राइट की एक रहेगी, फिर लेफ्ट की एक रहेगी फिर राइट की एक रहेगी। ठीक है। सूर्य आप दिखाइए अपनी कॉपी। विष्णु इसका विष्णु प्रिया का काम बहुत अच्छा है।
सूर्य आप अपनी कॉपी दिखाइए मुझे। मैम दिखा रहे हैं। हाँ, तुमने लिखा नहीं है क्या कि कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है? तुम तो बड़ा गंदा लिखे हो बेटा, है। और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बगल में लिखा नहीं है कि सबसे ऊपर क्या निकला, उसके बाद क्या निकला, उसके बाद क्या निकला, है। तुम्हारा काम फिर इससे कैसे पढ़ोगे तुम? ये कैसे पूरा करोगे जो छूट गया है तुम्हारा? हम्म। और फिर कोई चीज छूट जाती है तो 2 मिनट बोलो वेट करने को ना, फिर तुरंत स्क्रीन हटाएंगे भी नहीं हम। सूर्या, यस मैम। देखो मेरे पढ़ाने का फायदा तभी है कि जब आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो, जितने मार्क्स आपके पहले आते थे उससे ज्यादा मार्क्स आए, तब तो फायदा है मेरे पढ़ाने का। हम्म। और तुम काम अगर ठीक से नहीं करोगे, नोट नहीं ठीक से करोगे, तो इससे फिर वापस पढ़ोगे कैसे? अभी बुक खोल के देखना, बुक में इतना ज्यादा लिखा रहता है ना कि पढ़ने में फिर बोरियत लगती है। अपनी बुक उठा के देखो, उसमें बुक में कितना डिटेल दिया रहता है। हम्म। और ये यस मैम। तुम्हारा फिगर अधूरा रह गया, ये कैसे कंप्लीट करोगे तुम? हम्म। मैम बुक में से कर लेंगे। तो देखना, बुक से देखना, कर लेना, और हम नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी कॉपी फिर से देखने वाले हैं। ओके मैम। और अपनी कॉपी को सुंदर बनाओ, सुंदर लिखो, साफ साफ लिखो, जिससे कि उससे पढ़ सको। जो हम नोट कराते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग का एग्जाम होगा तब तुम लोग को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे अगर कैजुअल वर्क करोगे ना तो तुम इस कॉपी से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। फिर सोचोगे बुक से पढ़ लें, फिर बुक से पढ़ भी, जब पढ़ना बुक से तब तुमको समझ में आएगा कि बुक में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो आज के बाद कल फिजिक्स का क्लास होगा ना, फिर अब तो मंडे को होगा मैम केमिस्ट्री का क्लास। तो आप पढ़ के आइएगा सूर्या, और अपनी कॉपी को प्रॉपर करके लाइएगा। मंडे को मैं तुम्हारी कॉपी स्पेशली देखूंगी। ओके मैम। अब अभी देखो विष्णुप्रिया ने अपनी कॉपी दिखाई, उसकी कितनी नीट एंड क्लीन प्रॉपर कॉपी है। हाँ, ऐसे कॉपी बनाने की कोशिश करो। कोशिश करने से हर काम हो सकता है। समझ में आ रहा है? और कुछ छूट जाता है तो तुरंत बोलो कि मैम छूट गया है, 2 मिनट वेट करिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपकी पढ़ाई इम्प्रूव हो। आपको ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ने में आसान लगे। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी वो टफ लग रहा है तो मेरा पढ़ाना बेकार है। समझ में आ रहा है? और उसको वो तुमको आसान तभी लगेगा कि जिस जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसको उसी तरह से पढ़ो। फिर उसके बाद जब बुक पढ़ोगे ना तो तुमको आसान लगेगा सब्जेक्ट। और आज पढ़ोगे तुम, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मंडे आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओके मैम। हाँ, ठीक है, अब हम मीटिंग खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम फिर तुम्हारी कॉपी हम देखेंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार।